के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 ऑब्जेक्टिव का। और एक जो है एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी है राइट एंगल के लिए बात करते हैं, एक एंगल 90 है तो बाकी अदर दो एंगल वो भी 90 से कम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन sec A का वैल्यू क्या होगा आपको वो फाइंड करना है। तो 3 cot A जब सॉल्व करेंगे आप 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot का जो वैल्यू आएगा आपका 4/3 आएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो आप क्या करेंगे इसको B/P पता है H निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो देखेंगे कि आंसर में भी देखेंगे 4 है 3 1 5 बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है हाइट कितना आएगा हाइपोटेनियस 5 आएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस आपका 5 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम आपको बचाना है, कम टाइम में करना है लेकिन सही कंसेप्ट के साथ करना है। तो आप ऑप्शन से भी देख के आंसर को कर सकते हैं। और सेकेंड है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो H/B हो जाएगा, तो H आएगी आपका 5 और B आएगी आपका 4। तो ऑप्शन इज 5/4, तो आपको ऑप्शन ए ही मिल जाएगा 5/4। फिर नेक्स्ट आपको HCF और 420, ये दो नंबर का HCF दिया हुआ 420 और 189 का HCF 21 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। आप पढ़े हुए हैं कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये इसका रिलेशन होता है। जबकि HCF दिया हुआ कितना दिया हुआ 21, एलसीएम हम लोग को नहीं पता, फर्स्ट नंबर कितना है 420 और सेकंड नंबर 189, तो एलसीएम का वैल्यू आपका आ गया 420 189/21, ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 21 को 2 बार करेंगे तो 42 मिल जाएगा, और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 9 18 2 8 16 17 2 1 2 3 3780, तो आपको ऑप्शन ए बी सी मतलब ये सी ऑप्शन हो गया 3780। कैलकुलेट करना है कम टाइम पे आपको कैलकुलेशन करना, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आसान है, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिकी टाइप कर दिया है, घुमा कर दिया। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि फोर्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये एपी का दिया हुआ -8 -5 -2 .49, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड टर्म से बोल रहा है, इधर से निकालना, इधर से नहीं। खाली बोलता फोर्थ टर्म फ्रॉम द एपी बोलता तो A4 आप डायरेक्ट निकाल देते हैं, यहाँ जब एंड टर्म किया है तो क्या करेंगे आप लोग उल्टा काम करेंगे, ए को 49 मानेंगे, जहां एंड टर्म आया या लास्ट टर्म आया तो ये 49 एन मान लेंगे आप। डी डिफरेंस यहीं से निकलेगा, क्योंकि इसके बाद वाला टर्म है नहीं डी निकालने के लिए। डी निकालने के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1 -5 माइनस माइनस प्लस 8 - 5 3 आया, डी के वैल्यू कितना आया 3, लेकिन अगर हम लोग इस सीधा के लिए डी आया, लेकिन हम लोग उल्टा चलेंगे तो डी आ जाएगा आपका -3, A49 डी -3 आ गया। अब लास्ट टर्म अब निकालना हम लोग को कितना निकालना है फोर्थ टर्म, तो A4 के लिए क्या करेंगे A प्लस 3D, A कितना आया 49 प्लस 3 और D का वैल्यू -3, 49 माइनस 9, तो आपका A4 का वैल्यू 40 आ गया, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर सीधा अगर फोर्थ टर्म बोलते तो डायरेक्ट निकाल देता, अगर आपको इसमें डॉट होगा तो इसका लॉन्ग टर्म का फुल वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये ट्रायंगल चैप्टर से है, इसमें पूछा गया है कि OCA और OBD ये एक सिमिलर ट्रायंगल है, और तो OAC जो ये OAC का ये वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। अब हम लोग को पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, ट्रायंगल OCA सिमिलर टू ट्रायंगल OBD होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो ये हम लोग को बताएगा एंगल O इक्वल टू O, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एंगल OC मतलब ये एंगल, और OB मतलब एंगल B के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और जो A बचा है एंगल OC है, मतलब ये एंगल OBD लास्ट में आ रहा है D, ये इसके इक्वल है। तो अगर जो एंगल D होगा वो एंगल OAC होगा। तो एंगल D कैसे निकालेंगे, एंगल D निकालने के लिए या तो आप ये एंगल निकाल के सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको x, एंगल D को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं,
एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटरनल एंगल। इतना तो ऑब्जेक्टिव, इतना आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 110 इज इक्वल टू एक्स प्लस 58, एक्स इज इक्वल टू 110 माइनस 58, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 5 5, मतलब आपका एक्स का वैल्यू जो आया वो 52 आया। तो एंगल ए भी कितना होगा, तो ओ ए सी भी आपका 52 होगा बाय द सिमिलैरिटी से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 38, जो पेरीमीटर दिया हुआ ट्राइंगल का 38 है, लेंथ ऑफ एपी, ये आपको एपी का लेंथ फाइंड करने बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपका सर्कल का चैप्टर 10 से है, ये आपका जो ये लेंथ है जो आपको फाइंड करने बोला जा रहा है। तो ये जो टेंजेंट का प्रॉपर्टीज से आपका ये बनेगा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ सम ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल, 38 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ए बी सी इज इक्वल टू 38। अब हम लोग को पता है कि ये बी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ है, बी आर और बी से पी। तो दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये 6 है तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी से आर और सी से क्यू भी ड्रॉन हो रहा है, तो ये भी दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी 8 है तो ये भी 8 होगा। अब बच गया एपी, एपी एक्स मान लेता है, ए क्यू भी कितना हो जाएगा, एक्स। अब हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6। तो पेरीमीटर हो गया 38, 2x, 8 8 16, 6 6 12, 2x 28 प्लस 28 इधर आएगा तो माइनस 28, यहाँ बच गया 2x, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आपका आ गया 5। जब x का वैल्यू 5 आया तो मतलब AP कितना हो गया, लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ AP आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू ऑप्शन क्या होगा वो पूछा है। जो ट्रिग्नोमेट्री बनाया होगा उसको पता ही होगा कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, या इस ये तो एक डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 1 बाई 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 3। जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 बाई 3, ये 3 3 कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 किस में आता है, cos 60 में। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। और sin 60 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, और 1 तो हो गए, 1 तो आए नहीं है, सी नहीं हो सकता है, डी का वैल्यू tan स्क्वायर 60 भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एक लाइक अ बॉल, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हम लोग को पता है स्फीयर का पूरा होता था, पूरा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस। हेमी का मतलब हो गया आधा, ये आधा पार्ट तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन एक सर्कुलर क्या होता है, ऊपर राउंड पूरे एक सर्कल बनता है, जिसमें से एक सर्कल के एरिया क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 प्लस 1 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलेगा तो इसको ऑप्शन नंबर सी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी इवेंट। तो जब प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि पीई को जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा भी होता है 1 के इक्वल। पी का जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 0.4, ये तो 0 से बड़ा है, चलिए प्रोबेबिलिटी है। कैन नॉट कौन सा नहीं है पूछ रहा है, 4% को अगर हम लोग इसमें करेंगे
तो क्या होता है 4% बाई 100 0.04। ये भी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि जीरो से बड़ा हो रहा है। ये भी प्रोबेबिलिटी है 0.04 बाई 100 करेंगे तो 0.0004 आएगा, तब भी जीरो से बड़ा हो रहा है और 1 से छोटा हो रहा है। लेकिन ये 4 जो है ये 1 से बड़ा हो रहा है, 3 2 2 3 4, यानी कि 1 से बड़ा हो रहा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपका नहीं है। मतलब ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन डी 4 नंबर जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। फिर बोल रहा है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है रूट नॉट रियल है, रियल इक्वल है, रियल डिस्टिंक्ट, रेशनल डिस्टिंक्ट और इरेशनल डिस्टिंक्ट। देखिए तीन तो कंडीशन पढ़े हैं, नॉट रियल, रियल, रियल में पढ़े रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल इक्वल में तो डी का वैल्यू 0 हो जाता है, अब दोनों सेम होता है मतलब उसमें रूट का वैल्यू नहीं आएगा। और रियल और डिस्टिंक्ट दो टाइप्स होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। अगर एक्स का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हम लोग, जब रूट में वैल्यू आ गया तो इरेशनल डिस्टिंक्ट होगा, और जिसका परफेक्ट रूट निकल जाएगा वो रेशनल डिस्टिंक्ट होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू माइनस 4 रूट 3, सी का वैल्यू 4, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 16 इंटू 3 48 माइनस 48, यह आ गया 0। डी 0 है तो रूट रियल एंड इक्वल हो जाता है। अगर यही डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रियल, अगर पॉजिटिव आता है डी का वैल्यू, मान लीजिए डी का वैल्यू अगर 9 आता है तो रियल तो होता है लेकिन रेशनल होता है, क्योंकि 9 का जब हम लोग डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बैठाएंगे 9, तो ये 9 परफेक्ट रूट 3 बन जाएगा, रूट से खत्म हो जाएगा तो वो नंबर रेशनल हो जाएगा। और 9 की जगह बाई चांस अगर 7 आ जाता या 8 आ जाता तो 8 का परफेक्ट रूट या 7 का परफेक्ट रूट नहीं होता, तो जो भी आंसर आता है रूट में ही आता है, रूट के कारण वो इरेशनल डिस्टिंक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग का 0 आ गया तो वो रियल एंड इक्वल कहलाएगा। अब जो ये क्वेश्चन है मीडियन का, मीन मीडियन मोस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी टाइप पर किया है, तो क्वेश्चन को इत्मीनान से समझ के बनाइएगा। ये दिया हुआ क्लास मार्क बिलो करके और उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब द फॉलोइंग शो द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, 80 स्टूडेंट का ये पूरा मार्क्स है, जिसका 10 से कम मार्क्स आया 2 स्टूडेंट, 20 से कम आया 12 स्टूडेंट, इस तरह से ये मीडियन ऑफ द क्लास निकालने बोला, मतलब क्लास इंटरवल का मीडियन क्या होगा वो निकालना है। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्लास मार्क रहता है हम लोग उसको CI मान लेते हैं मार्क्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास मार्क कितना, बिलो 10, बिलो 10 मतलब 0 से 10 लेते हैं। फिर उसके बाद बिलो 20 मतलब 10 से 20, ये रिपीट जाएगा। फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, बिलो का मतलब यही होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। अभी उसके बाद जब मीडियन के बाद आता है तो एक CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ही ज्यादातर टाइम ये फ्रीक्वेंसी देता है, लेकिन देखना पड़ेगा ये फ्रीक्वेंसी कभी कभी ये CF भी होता है। CF को पहचानने का तरीका क्या है, CF को पहचानने का तरीका ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी देता है कम या ज्यादा ऊपर नीचे जरूर होता है, या या आपको अगर ऊपर नीचे नहीं, कम या ज्यादा नहीं दे रहा है, सीरियल वाइज बढ़ रहा है, और जहां पर खत्म हो रहा है ये याद रखिएगा, ये खत्म हो रहा है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल वहां जाकर खत्म हो रहा है, तो ये 100% फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये CF है। अगर यहाँ पर नहीं खत्म होता, अगर असेंडिंग भी होता तो हो सकता है वो F हो रहा है, लेकिन CF होने के लिए असेंडिंग के साथ साथ यहाँ पर जहाँ एंड हो रहा है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो N लिखा गया यहाँ पर ही 80, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वैल्यू आपका CF हो जाएगा 2 12 28 56 76 और ये हो गया 80, ये आपका CF हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने पे ये और ये दोनों सेम हो जाता है फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है, F से CF निकालने के लिए ऐड करते थे और CF से F निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट डिजिट वैसे ही होता है, सेकंड डिजिट में 12 में से 2 ऊपर वाला को नीचे वाले को उसके ऊपर वाला से माइनस कर देंगे,
12 माइनस 2 हो जाएगा 10, 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, 16 हो गया। जब से क्रॉस करते हैं 2 आ जाता था। फिर 56 में से 28 करेंगे तो 28 आएगा। 76 में से ये 56 माइनस करेंगे तो 20 और 80 में से 76 माइनस करेंगे तो आपको ये 4 हो जाएगा। मतलब इससे एक एक करके सब माइनस हो जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा और ये टोटल n 80 रहेगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट कितना है 80 स्टूडेंट है। अब CF भी आ गया सब आ गया तो अब n/2 पता करते हैं। जब तक n/2 नहीं पता करेंगे तब तक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी CF नहीं निकलेगा। n/2 के लिए क्या फॉर्मूला है n आया 80/2 कट करके n/2 आपको आ गया 40। अभी चेक करना है CF में 40 कहाँ मिलेगा। यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 12 है, यहाँ तक 28 है, 29 से लेकर 56 पूरा डेटा इसमें है। मतलब 40 भी जो आपकी इसके अंदर आ रहा है। तो ठीक इसके सामने वाला जो आपका मार्क होगा वो मीडियन का क्लास मार्क होगा। तो क्लास मार्क मीडियन का कितना आ गया 30 से 40। क्लास मार्क जो आएगा मीडियन का 30 to 40 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा 30 to 40। और ये इसके सामने वाला एफ हो जाता है जैसे आप लोग मीडियन में पढ़े और ठीक इसके ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। अगर मीडियन निकालने बोलेगा तो मीडियन का फॉर्मूला में पुट करना है क्योंकि यहाँ कल हम लोग क्लास मार्क निकालने बोला तो क्लास मार्क निकालकर टिक कर देना। ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 2/5 and -1/5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जीरोस बोला है, सम ऑफ जीरोस नहीं बोला है। बहुत तो क्या होगा कि सोचता है कि ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सोचकर ऐसे बना दिया 2/5 मतलब होता है b/a माइनस b/a आपको -1/5 इज इक्वल टू c/a। तो a का वैल्यू हो गया 5x² माइनस 2x माइनस 1। तो ये मैच कर रहा है आपका इससे, तो सोच रहे हैं कि ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। या आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा +1 आ रहा है लेकिन सोचेगा कि ये इससे मैच करिए लेकिन ये गलत होगा। जो ऐसे बनाएगा वो गलत हो जाएगा। ये किसके लिए है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा था उसके लिए है। दोनों चीज अलग अलग होता है, एक जीरोस अलग चीज और एक सम ऑफ जीरोस अलग चीज होता है। अब यहाँ पर ही सम ऑफ जीरोस बोलता तो ये b/a हो जाता है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलता तो c/a हो जाता है। लेकिन यहाँ सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा नहीं बोला है, यहाँ पर ही बोला है जीरोस दिया हुआ है। जीरोस का मतलब बताया है, जीरोस का मतलब 2/5 एंड -1/5। ये x का वैल्यू है, x का दो वैल्यू 2/5 -1/5। जब हम लोग सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो x का दो वैल्यू आता था, यही दोनों वैल्यू जीरो कहलाता था। पहला वैल्यू को अल्फा मानते थे और दूसरा वैल्यू को बीटा मानते थे। फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस रिलेशन वेरीफाई करते थे। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 2/5 माइनस बीटा का वैल्यू 1/5 प्लस माइनस माइनस हो गया। जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो 5 2 -1 ये भी आया 1/5 माइनस b/a ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 2/5 इंटू -1/5 ये आ गया आपका 25/2। कितना आ गया 25/5 5 25/2 ये होता है c/a। अब हम लोग यहाँ पर चेक करना है आपको दोनों में a का वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं, या a 5 और a 25 है तो दोनों को सेम करा जाता है। यहाँ भी 25 है तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि a को 25 करना पड़ेगा। 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो काम अपने से करते हैं डिवाइड में 5 के तो मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि वापस से वो दोनों हट जाए वही चीज बचे, कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखेंगे माइनस b/a कितना हो गया यहाँ पर ही 5/25 हो गया माइनस b/a। अब हम लोग जब मैच कराएंगे a जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब a का वैल्यू हो गया 25x², यहाँ पर ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू 5x और c का वैल्यू आ गया आपका -2 मतलब आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ कि सिर्फ जीरोस दिया हुआ क्योंकि दोनों अलग अलग चीज होता है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये होता है रिलेशन वेरीफाई और सिर्फ जीरो होता है मतलब एक्स का दो वैल्यू।
लास्ट का जो दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पर आता है असेसमेंट और रीजन। अभी नया चीज असेसमेंट रीजन हर सब्जेक्ट में आपका आ चुका है। ये ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ध्यान से अगर बनाएंगे आप लोग या प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह का बहुत सारा सैंपल पेपर से, तो आप लोग आसानी से ये असेसमेंट रीजन समझ में आ जाएगा। तो असेसमेंट रीजन में क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 है। अब 20 में इसका कंडीशन है क्या क्या ऑप्शन, ये चार ही ऑप्शन रहेगा। एक है एसेरेशन और एक है उसका रीजन। एसेरेशन में भी क्वेश्चन देगा और रीजन में भी। अब उससे क्या पूछ रहा है कि बोथ एसेरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। बोला क्या ए जो एसेरेशन और रीजन दोनों सही है, ये जो इसका रीजन दिया गया वो रीजन इसके हिसाब से ये सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है, और जो आर इसका रीजन दिया है इससे पूरा पूरा मैच करता है। दूसरा, बोथ एसेरेशन और रीजन आर ट्रू, दोनों सही होगा, लेकिन जो आर जो रीजन होगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं होगा। दोनों सही होगा लेकिन जो एक्सप्लेन इसको नहीं करता होगा, वो किसी और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है। तीसरा बोल रहा है ए इज ट्रू, एसेरेशन ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स, मतलब ये लाइन हो सकता है सही हो लेकिन इसका रीजन क्या हो जाए, गलत हो जाए। चौथा बोल रहा है एसेरेशन गलत होगा और रीजन सही होगा, हो सकता है ये सही ये गलत हो जाए ये सही हो जाए। तो पहला नंबर में है 90 नंबर जो एसेरेशन और रीजन का जो क्वेश्चन है आपका, वो दिया हुआ है कि एसेरेशन में 10 सीक्वेंस -1 -1 -1 -1 -1 डॉट डॉट -1 एंड तक गया इज एन एपी, ये एपी में है कि नहीं। तो हम बताएं कि हर सीक्वेंस जो सीरीज होता है एपी में होने के लिए सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कुछ सबका कांस्टेंट है, सेम है, यहाँ भी डिफरेंस 0, यहाँ का भी डिफरेंस 0 है, मतलब सब डी कितना हो गया 0, ये पॉसिबल है, डिफरेंस 0 हो सकता है, ठीक है। तो सबका ही डिफरेंस देखा जाए एंड तक भी ज्यादा सेम हो रहा है, तो मतलब ये एपी के फॉर्म में है, मतलब ये तो ट्रू है। ये जो है आपका वो ये जो है वो ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है। अब रीजन चेक करते हैं, रीजन भी ट्रू है या नहीं है। इन एन एपी, अगर एपी में जो नंबर रहेगा तो बोल रहा है ए एन माइनस ए इन -1, जानते हैं डी निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, उसके बाद वाला टर्म इसके पहले वाला टर्म को माइनस कर देना। मान लीजिए एन का जो नंबर्स ऑफ टर्म होगा वो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और एन जो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अरे लेकिन ये जो कंडीशन दी है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से बड़ा है सब, मतलब 1 इसमें काउंट नहीं होगा। अगर 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ए 0 कोई टर्म नहीं होता है, ए 1 टर्म होता है, तो हम लोग कितना से बैठाना पड़ेगा 2 से, तो a2 माइनस 2 माइनस 1, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 माइनस a1, a2 भी -1 है माइनस, और a1 भी -1 है, तो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर डी मिल गया। मतलब ये जो रीजन है वो एकदम सही दिया है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन का भी जो वैल्यू है वो एपी के फॉर्म में जो भी माइनस करेंगे कांस्टेंट टर्म मिलेगा, और वो कांस्टेंट टर्म किससे मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है, मतलब ये रीजन भी एसेरेशन से मिल रहा है। मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए होगा, बोथ एसेरेशन और रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट, तो मतलब इसका ऑप्शन हो गया आपका ए, 19 का ए हो गया। अब उसके बाद यही कंडीशन के लिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल से, मतलब जो ऑब्जेक्टिव देगा एपी या रेशनल इरेशनल से ही एसेरेटिव और एसेरेशन और रीजन क्वेश्चंस आपको देगा। उसके बाद बोल रहा है कि एसेरेशन दिए वो 2 + √3 × √3 इज एन इरेशनल नंबर, बोल रहा है ये इरेशनल नंबर है, पहले पता कीजिए है कि नहीं है, ठीक है, इरेशनल बोल रहा है, चेक करना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रीजन में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, क्या 2 इरेशनल नंबर का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इरेशनल होगा। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं रेशनल है या इरेशनल है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 2√3 हो जाएगा, अच्छा इससे करेंगे तो √3 × √3 हो जाएगा, तो ये क्या इज एन इरेशनल नंबर, ये जब भी मल्टीप्लाई करें ओवरऑल पूरा देखा जाए ये तो रेशनल हो जाएगा √3 × √3, लेकिन ये आपके इरेशनल ही रहेगा, ये इसका ऑप्शन आएगा 2√3 + 3 आएगा, तो ये पूरा मिलकर आपका इरेशनल होगा, मतलब ये पूरा नंबर इरेशनल है, मतलब ए इज ट्रू, ये क्या हो रहा है ए इज ट्रू, एसेरेशन तो सही बोला है कि ये नंबर जो आपका इरेशनल। अब उसके चलिए रीजन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर,
अभी देखें कि हम लोग दो, ये एक इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई किए √3 इंटू, इसी में क्वेश्चन ही में √3 इंटू √3, क्योंकि दोनों इरेशनल है और दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो √9 और 9 का रूट पता ही आपको कितना होता है 3। तो देखा जाए तो रीजन गलत आ गया, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर क्या आ गया आपका 3, क्या होता है रेशनल नंबर होता है, मतलब रीजन आपका फॉल्स हो गया, एसेरेशन तो ट्रू हो गया एंड रीजन क्या हो गया, रीजन इज फॉल्स। कभी भी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इरेशनल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसी तरह आपको चेक करना है कंडीशन में बैठाकर कि ये कौन सा कंडीशन आपको चारों मिल रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो कर सकते हो। अब इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव कैसे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, आप लोगों को बता दिया गया। अगर आप लोग ये सिर्फ बेसिक मैथ्स का, तो सोचिए बेसिक मैथ्स का जब आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के दे रहा है तो स्टैंडर्ड मैथ्स का क्या देगा। तो प्रैक्टिस जब भी करे, बनाए बहुत अच्छा से बनाने का कोशिश करें, समझ समझ के क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस ज्यादा करें, तभी जाके आपसे मैथ्स बनेगा।